आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस रीज़न की वजह से जीन म्यूटेशन होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह जो सब्सटेंस एक्ट करता है, यानी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है, वो होता है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसकी अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो डीएनए असल में दो आपस में जुड़ी हुई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना हुआ होता है। तो आइए हम देखते हैं इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 हमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होता है एक नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्यूरिन्स, जिसमें एडेनिन और थायमिन आ जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास पिरिमिडिन्स की, जिसमें हमारे साइटोसिन और ग्वानिन ये दोनों आ जाते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस जब एक पेंटोस शुगर से जुड़ जाता है, जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज होती है, तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और एक न्यूक्लियोसाइड में आकर जब एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक मोनोमर की तरह, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। और इस तरह की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जब ऑपोजिट पोलैरिटी वाली आमने सामने आ जाती हैं तो उनके नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और हमें डबल हेलिक्स वाला डीएनए मिलता है। लेकिन हम देखते क्या है कि एक सेल के अंदर डीएनए एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है। डीएनए अपने आप की कॉपी बना सकता है, नए डीएनए की सिंथेसिस करवा सकता है सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स की हेल्प से। तो इसकी रेप्लिकेशन भी होती है। फिर इसके बाद डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए के अंदर जो कोड लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए बनता है। फिर इस एमआरएनए की जब इन टर्न ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन्स बनते हैं। तो हम देखते हैं कि डीएनए काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को अंडरगो करता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स में भी ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो कि इस डीएनए में जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस था नाइट्रोजनस बेसिस का, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक सीक्वेंस था, वो बिगड़ सकता है। और इस तरह से डीएनए में जो चेंजेस आते हैं समय के साथ, उन्हें हम म्यूटेशन का नाम देते हैं, जो कि कई फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। कई फिजिकल फैक्टर्स भी म्यूटाजेनिक हो सकते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन सेल को पेनिट्रेट करके जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच के इसको डैमेज कर सकती है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस को ऑल्टर कर सकती है। फिर इसके अलावा कई केमिकल सब्सटेंसेस भी म्यूटाजेन की तरह एक्ट करते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी म्यूटेशंस कॉज करने के लिए जाने जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें कि जीन म्यूटेशन किसकी वजह से होती है, सबसे पहले हमें दिया है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस तो हमेशा ही चलती रहती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें तो किसी तरह का चेंज जेनेटिक मटेरियल में आता ही नहीं है। जो पेरेंट्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग बिल्कुल उनके जैसे होते हैं, उनके ही क्लोन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और सेक्सुअल की भी बात करें तो उसमें मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन किसी तरह की यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होती। कोई पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस, कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस नहीं होता है, या सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होता है। होता केवल ये है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, लेकिन म्यूटेशन ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेल के अंदर ही अंदर तो एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद लिंकेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि 2 जीन्स कोई आपस में सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती हैं, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस जनरेट होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके प्रोजेनी में। लेकिन म्यूटेशंस इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर केवल रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी लिंकेज की वजह से डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद ऑप्शन सी जो है ये हमारा म्यूटेशन के लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर
नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में चेंज आता है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये हमने बताया, डीएनए की केमिकल कॉम्पोजिशन बताई। और म्यूटेशन जब डीएनए में होती है तो इसमें से क्या चीज़ बदल जाती है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस या नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस बदल जाता है, जो कि फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई डीएनए की बैकबोन में से प्रोट्रूड करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। और म्यूटेशन में हम यही देखते हैं कि किसी ना किसी फैक्टर की वजह से, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, इनके सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। क्योंकि इनका सीक्वेंस अगर बदल जाएगा तो डीएनए में जो कोड लिखा हुआ है वो भी ऑल्टर हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन अलग तरीके से हो। आगे लिखा हुआ है कि डीएनए में जीन्स का सीक्वेंस बदल जाता है, तो ये भी बात सही नहीं है म्यूटेशन के लिए। किसी एक पर्टिकुलर जीन में हम देखते हैं कि चेंज आता है, लेकिन पूरी की पूरी जीन्स उलट पुलट नहीं होती। क्रोमोसोमल मैप के ऊपर जिस तरीके से जीन्स लिनियरली लोकेटेड होती हैं वो उनके लोकस नहीं बदलते, बस एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर साइट पर हम देखते हैं कि चेंजेस यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से इंड्यूस हो जाते हैं। तो केवल ऑप्शन सी म्यूटेशन के लिए हम सही आंसर कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।